नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम अपने संवाददाताओं से जुड़ते हैं और दिन भर की फ्रेश अपडेट आपको देते हैं। तो करते हैं रिपोर्टर लाइव की शुरुआत। सबसे पहले आप बात करते हैं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है, बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। पवार के एनसीपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के बाद लगातार महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बता दें कि सभी की नजरें नए अध्यक्ष पद के नाम के ऐलान को लेकर टिकी हुई है। तो वहीं इस बीच नए अध्यक्ष पद के नाम के ऐलान को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान अजीत पवार ने यह स्पष्ट कहा कि अगला अध्यक्ष मैं नहीं बनने जा रहा हूं। इसी के साथ आपको बता दें कि कल जब शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी जिसको तय करेगी उसे ही अध्यक्ष पद बनाया जाएगा, अध्यक्ष के पद का नामित किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया तो मंच पर कई कार्यकर्ता रोने लगे, उन्हें मनाने की कोशिश हुई और इस्तीफे का दौर भी लगातार एनसीपी में जारी है। आज राष्ट्रीय सचिव ने इस्तीफा दे दिया। वहीं अब सभी की निगाहें हैं कि क्या शरद पवार की वारिस उनकी बेटी सुप्रिया सूले होगी या अजीत पवार होंगे। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पहुंची। क्या है पूरी खबर, इसी को बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। जंतर मंतर पर कई दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में लगातार कई राजनीतिक पार्टियां भी वहां पे पहुंच रही है उनको समर्थन देने के लिए। इस बीच आज यानी कि बुधवार को पीटी उषा पहुंची है। आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा पहुंची है और उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा समर्थन पहलवानों को होगा और पहले मैं एथलीट हूं, उसके बाद कुछ और। इसी के साथ बजरंग पुनिया ने कहा है कि उन्होंने बोला है, पीटी उषा की तरफ से बोला गया है कि पूरा समर्थन देंगे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे उनको समर्थन मिले। इससे पहले पीटी उषा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने पहलवानों को अनुशासन के बारे में समझाया कि पहले आके उनसे हमसे बात करनी चाहिए थी, उसके बाद से इस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए था। हालांकि आज पीटी उषा पहुंची। इस बीच पिछले दिनों देखा था कि कई राजनेता पार्टियां वहां पे पहुंच रही है, चाहे सीएम केजरीवाल की बात कर ली जाए या फिर राकेश टिकैत की बात कर ली जाए, प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए, तमाम नेता वहां पे पहुंच रहे हैं और लगातार पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। पहलवानों का सिर्फ एक ही मान है कि बृजभूषण को जेल में डाला जाए। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद से बृजभूषण के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए हैं और ये केस दिल्ली के कनॉट प्लेस में दर्ज हुए हैं। और ये भी कहा गया है पहलवानों की तरफ से कि हमारे पास कोई केस की कॉपी नहीं मिली, इसलिए हम कैसे मान लें कि केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि पहलवान ये लगातार कह रही है प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक बृजभूषण को जेल नहीं भेज दिया जाए। कैमरा पर्सन मैं एक साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। बुधवार को कर्नाटक के दौरे पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। क्या कुछ उन्होंने कर्नाटक दौरे पर कहा, इसी को बता रहे हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति लेकर के काम करती है, जिसको लेकर के उन्होंने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस को लेकर के तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी की सरकार अगर कर्नाटक में बनती है तो यहाँ की जनता खुशहाल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस शांति और विकास की दुश्मन है, तुष्टीकरण की नीति उसकी पहचान है। पीएम मोदी के 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन भी है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है और मतगणना 13 मई को होगी। कर्नाटक में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। ऐसे में बीजेपी नेता कांग्रेस पर चुनाव प्रचार के दौरान जमकर हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस शांति और विकास की दुश्मन है, तुष्टीकरण की नीति उसकी पहचान है। अगर कर्नाटक में अस्थिरता रहेगी तो आपका भविष्य भी अस्थिर होगा। कांग्रेस दिल्ली में बैठे अपने शाही परिवार के लिए कर्नाटक को एटीएम नंबर 1 बनाना चाहती है। भाजपा चाहती है कि कर्नाटक औद्योगिक और कृषि विकास, मत्स्य पालन और पत्तन क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बन सके। मोदी ने कहा है कि जनता जनार्दन का आदेश मेरे सर आंखों पर है। आखिरकार इस देश के 140 करोड़ लोग की हमारी रिमोट कंट्रोल है। 10 मई को मतदान का दिन है। बीजेपी का संकल्प है कि कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है। बीजेपी का संकल्प है कि कर्नाटक में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। बीजेपी का संकल्प है कि कर्नाटक को मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनाना है। ये हमारा रोड मैप है। जबकि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि वो बीजेपी की योजना को यहाँ के लोगों के विकास के लिए
हुए कामों को पलटना चाहती है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास में नंबर 1 बने। हमारी कोशिश है कि कर्नाटक कृषि विकास में नंबर 1 बने। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटक स्वास्थ्य शिक्षा में नंबर 1 बने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार ये विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करती है, लेकिन बीजेपी अगर कर्नाटक में सत्ता में आती है तो यहाँ के विकास को एक नई पहचान मिलेगी और कर्नाटक भारत में एक श्रेष्ठ स्थान रखेगा। कैमरामैन निकांत के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसी की जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बात करें मुजफ्फरनगर की तो मुजफ्फरनगर में 10 नगर निकाय चुनाव में होने हैं, जिसमें 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतें हैं। वहीं इन 10 नगर निकाय चुनाव के लिए 4 जगहों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। आपको बता दें, इन नगर निकाय चुनाव में 698 बूथ बनाए गए हैं, तो वहीं 54 सेक्टर और 20 जोन में इस नगर निकाय चुनाव को बांटा गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत बीएसएफ बल, पुलिस बल, होमगार्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है। वहीं पूरे नगर निकाय चुनाव के जो बूथ हैं उनको भी कई जोन में बांटा गया है, जिसमें अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्सेज को तैनात किया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने ईडी से चिट्ठी मिलने की बात कही है। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी जोड़ दिया गया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 2000 पिछली साल दिए गए बयान में उन्होंने ईडी और सीबीआई का जिक्र किया था। तो उसके बाद अब उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी पे पूरी तरीके से फंसाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आज ईडी का जब संबंध नोटिस भेजा गया तो नोटिस में उनसे जो है माफ़ी मांगी गई, कहा कि उनका नाम गलती से जोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी चैनलों के सामने अपनी बात रखी। लेकिन उससे पहले उनका कहना था कि उससे पहले मनीष सिसोदिया को उन्होंने गलती से फंसाया। गलती से फंसाने के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने गलती से फंसाया था। लेकिन उसके बाद आबकारी नीति मामले में जब आज चार्जशीट में नाम उनका गलती से ईडी ने जो है खेद जताया और खेद जताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम गलती से चार्जशीट में दाखिल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ मानहानि का केस भी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से पूरी तरह देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे बचने की जो गाज है वो गिरते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसी के बाद में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से रोडों पे उतरने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह का कहना है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैमरामैन महेश के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। लक्सर में भी ऐसा हाल है, इसी को बता रहे हमारे संवाददाता जसवीर सिंह। लक्सर के आसपास के इलाकों में 3 दिन से बारिश ने कहर ढा रखा है और आज 2 स्थानों पर आकाशीय बिजली ने भी जमकर कहर बरपाया। लक्सर के इंद्रखाता गांव में एक आवास पर बिजली गिर गई, जिससे 2 लोग झुलस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लक्सर नगर में बिजली के ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से आपूर्ति ठप हो गई। इसके अलावा किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है और शादी विवाह के कार्यक्रम भी प्रभावित हो गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश कहीं ना कहीं जमकर कहर बरपा रही है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, प्रशासन की टेंशन भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भी इस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, उसे देखकर लगता नहीं है कि जल्दी ही मौसम साफ होगा। ये कहा जा सकता है कि बारिश और कहर बरपाएगी और लोग परेशान हो जाएंगे। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि कब तक सरकार इस तरफ ध्यान देती है और कुछ किसानों को राहत मिल पाती है। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। बदायूं में निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी की जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूर्ण है और सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं आपको बता दें बदायूं जिले की कि बदायूं जिले में जो भाजपा प्रत्याशी दीपमाला गोयल जो पिछले वर्ष थी, वहीं इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और उन्हें ही इस बार भी टिकट दिया है। लेकिन आपको बता दें कि बदायूं की जो जनता है वो लगातार उनके खिलाफ बगावत कर रही है और सोशल मीडिया और बैनर लगाकर उनका विरोध भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जिले के तहसील दातागंज पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। तहसील दातागंज पर जो बीजेपी है
वो नया प्रत्याशी उतारा है। वहीं बात करें सपा की, तो सपा ने पूरे ज़िले में कहीं भी किसी को सिंबल ना देने की बात कही थी। वहीं आप बता दें कि बदायूं में 2 लोगों को सिंबल दिए हैं, जिसमें अलापुर और दातागंज के प्रत्याशियों को सिंबल प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर जो पहले से पूर्व जो चेयरमैन रहे सपा के, उन लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जब ये गुस्सा सर पे चढ़ा तो उन्होंने कल पार्टी ही छोड़ दी और भाजपा का दामन अपने साथियों के साथ थाम लिया। अब देखने वाली बात होगी कि जब भाजपा का सामन सामने के बाद अब क्या होता है। वहीं बात करें कि जिलाध्यक्ष जो थे, पूर्व में जो जिलाध्यक्ष रहे सपा के, उन्होंने भी पार्टी से छोड़कर और निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं। वहीं बात करें 2024 की, तो दातागंज की जो सपा की जो अभी नेता हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निकाय चुनाव के बाद 2024 में सपा किस तरीके से अपने साथ इन लोगों को बांध पाने में कामयाब हो पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉच, बदायूं। संभल में निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। निकाय चुनाव की जिस तरह तैयारी हो चुकी है और जो है यहाँ से पोलिंग पार्टी यहाँ से पोलिंग लेकर जा रही है, हमारे पीछे जिस तरह पोलिंग पार्टी जा रही है। और निकाय चुनाव की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे जो है यहाँ पर कल पोलिंग होनी है और पहले चरण का चुनाव होना है। तो चुनाव जिस तरीके से मतदाता अपना मत करेंगे तो वहाँ चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है और जो फर्जी वोटिंग होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ के जो डीएम मनीष बंसल, उन्होंने कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और अपने अपने स्थान पर पहुँचने वाली हैं, क्योंकि जनपद संभल में पहले जो हम चुनाव होना है, पहले चरण का चुनाव है। और बात की जाए तो चुनाव के लिए जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी शक्ति दिखाते हुए यहाँ जो कर्मचारी हैं मौजूद है और यहाँ से अपने जो पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पहुँच जाएंगे और सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट होगी और पोलिंग स्टार्ट होने के बाद में वहाँ पर ये जो है निगरानी रखी जाएगी, कोई यहाँ पर कहीं फर्जी वोट तो नहीं डाले जा रहे हैं। और डीएम मनीष बंसल का ये भी कहना है कि अपना वोट अवश्य डालें, क्योंकि ये जो है नगर निकाय का चुनाव है और चुनाव में जो है कोई किसी के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और ना ही किसी वोटर को लिए ये कहा जाएगा कि आप किस पर वोट डालें। वोटर की अपनी मर्जी रहेगी। जिस तरीके से जो है यहाँ के जो डीएम है मनीष बंसल, वो सख्त आदेश कर दिए गए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी वो जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है कि आपको कि यहाँ पर जिस तरह से पोलिंग पार्टी मौजूद है और यहाँ से रवाना की जा रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़, संभल। सीतापुर में निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। पहले चरण का मतदान कल होना है, जिसको लेकर आज सीतापुर के आरएमपी कॉलेज के मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं, जिसको लेकर व्यवस्था देखने के लिए कमिश्नर रोशन जैकब, प्रेक्षक इंद्रमणि त्रिपाठी, सीतापुर जिलाधिकारी डीएम अनुज सिंह और सीतापुर एसपी घुले सुशील चंद्रवाल लगातार आरएमपी कॉलेज में बैठे हुए हैं और हर चीज़ का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में 542 बूथों के लिए 602 पोलिंग पार्टियां आज यहां से रवाना हो रही हैं। और सुरक्षा की बात करें तो जिसमें 400 निरीक्षक और उप निरीक्षक, 1080 महिला कांस्टेबल, दो पीएसी बल और एक अर्धसैनिक बल सीतापुर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। आपको बताते हैं जब पोलिंग बूथों की बात करें तो पोलिंग बूथ जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें अति संवेदनशील 17 से 18 बूथ बताए जा रहे हैं जो अति संवेदनशील है, जहां पर सुरक्षा पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल की टुकड़ी भी तैनात की जा रही है और सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखने की तैयारी की गई है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला क्या है, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ में बदमाश एक बार फिर दबंग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पूरा मामला थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि ये युवक अपनी मां के साथ बैंक से तकरीबन 40,000 रुपये निकाल कर लाया और 25,000 रुपये लेकर वह किसी काम से जा रहा था कि तभी अचानक 4-5 युवक 2 बाइकों पे आए और युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में उससे पैसे लिए और छीनकर फरार हो गई, जिसकी सूचना युवक ने पुलिस को दी। हालांकि फ़ोन नहीं उठा और युवक ने घर जाकर फिर से 112 नंबर पर फ़ोन किया। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुँचती है और आपसी सीमा विवाद थानों का क्षेत्र बताकर
युवक को टालने की कोशिश करती है। लेकिन जब एसपी सिटी ने इसमें दखलंदाजी की तो उसके बाद में ये घटना जो है थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र की थी और वहीं पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस जो अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं प्रदीप पंडित, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बदायूं में तेज आंधी का कहर देखने को मिला। इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले में एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया है। आपको बता दें कि बदायूं जिले के थाना बिलसी के एक गांव में एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ एक कच्चे मकान में रह रहा था, तेज आंधी और बारिश के चलते वह मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें पति पत्नी दोनों दब गए। पति पत्नी दबने के बाद जब भरभराने की आवाज़ आस पड़ोसियों को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे मियाँ बीवी दोनों को बाहर निकाला, जिसमें दोनों को पास के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर पति की मृत्यु हो गई। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल है। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जहां जांच चल रही है। अब बात ये निकल के आ रही है कि जो सरकार है वो लगातार गरीबों को पक्के मकान देने की बात कर रही है, लेकिन अब तक कुछ ऐसे लोग हैं जो कच्चे मकानों में रहने के लिए भी अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का अभी तक कोई ध्यान नहीं पहुंच रहा है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बिजनौर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। क्या है पूरी जानकारी, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के सुहारा इलाके में आज उस वक्त दो पक्षों में मारपीट हो गई जब रेलवे कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बिजनौर के सिवारा इलाके में रेलवे कॉलोनी में एक पक्ष ने रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी। जब दूसरे पक्ष ने गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों में देखते ही देखते पहले विवाद हुआ और विवाद फिर गाली गलौज में बदल गया और दोनों पक्षों में जमकर के मारपीट हो गई। एक शख्स ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है और बताया कि रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। जब उसने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो आरोपी पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर दी और उसको घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जाँच की बात कर रही है और कार्रवाई की बात की जा रही है। मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें दोनों पक्ष लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कार्रवाई करती है, कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इसी को बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और सड़क हादसों का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लोगों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत होती दिखाई पड़ रही है। ताजा मामला रायबरेली जिले के सिविल लाइन के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया और मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। वहीं बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पौस इलाके सिविल लाइन का है, जहां बाइक सवार जा रहे थे और पीछे से आ रही रोडवेज बस ने तेज टक्कर मार दी और तेज टक्कर इतना भयंकर था कि दोनों की तत्काल मौत हो गई। तो इस तरह से देखा गया कि इस तरह से जो सड़क हादसे हैं लगातार उसमें वृद्धि हो रही है और स्थानीय प्रशासन इस पर किसी प्रकार से बड़े कदम उठाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लगातार सड़क हादसे में वृद्धि देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि इस सड़क हादसे से स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया और रोडवेज चालक की बात करें तो रोडवेज चालक की कहीं ना कहीं संवेदनहीनता के चलते ये एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। फरकाबाद में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी को बता रहे हमारे सहयोगी आदेश यादव। आपको बता दें, टैक्सी चालक जो है मंचला बन गया। जिस तरीके से लगातार लोग टैक्सी चलाकर सवारियां ढोते हुए आपको दिखाई देंगे और आज एक टैक्सी चालक की करतूत जो है एक लड़की ने कैमरे में कैद की है और कैमरे में कैद करने के बाद जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उस तरीके से जो है फर्रुखाबाद जिले में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, लगातार जो है वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद टैक्सी चालक और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि इस तरीके की टैक्सी चालक की हरकत देखकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है। जिस तरीके से टैक्सी चालक सवारियों को बैठाता था, उसी तरीके से लड़कियों को देखकर टैक्सी चालक जो है टैक्सी में उनको चॉकलेट देता था। लगातार जो है लड़कियां
कई बार परेशान होने के बाद उनने जो है चॉकलेट की देने की शिकायत अपने घर पर की, जिससे जो है परिजनों ने टैक्सी चालक को पकड़कर उसकी बेरहमी से चप्पलों से पिटाई की। चप्पलों से पिटाई करने के बाद जो है उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कादरी गेट थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड का बताया जा रहा है। जिस तरीके से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, उस तरीके से आपको बता दें कि योगी सरकार में मंचलों का खौफ कतई, पुलिस का खौफ कतई नहीं दिखाई दे रहा है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। पीलीभीत के बरखेड़ा में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। इसी की जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। यूपी के पीलीभीत में लगातार हो रहे सड़क हादसों से जनता परेशान है। आपको बता दें, पीलीभीत के बरखेड़ा में दौलतपुर मार्ग पर जय गुरुदेव रेस्टोरेंट के ठीक सामने तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है बाइक पर बैठी 60 वर्षीय महिला राम बेटी की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं 3 वर्षीय एक बेटी है परी, उसकी भी मौत हुई है। हालांकि दोनों को पीएम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पुलिस ने भेज दिया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं जो एक घायल है सुमित, उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है जो मृतक और घायल है वो बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव फूटा कुआं के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है बरखेड़ा किसी खरीदारी करने के लिए आए थे माँ बेटे, और इसके साथ ही पड़ोस की रहने वाली एक 3.5 साल की बिटिया परी वो भी उनके साथ आ रही थी। तेज रफ्तार एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक की टक्कर से महिला और 3 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हुई है। घटना पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद भी पहुंचे हैं और उन्होंने जो पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना जो सड़क हादसा है वो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद है वो बिटिया उनकी प्रपोत्री भी लगती है। हालांकि अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।